नया IBN 7 हौसला है। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा का दूसरा दिन कुछ अहम समझौते लेकर आया तो कुछ दिलचस्प पल लेकर भी। कभी मोदी गंभीर होकर अहम समझौतों को अंतिम रूप देते दिखे, तो कभी योग करते छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के बीच बेलौस और बिंदास मुस्कुराहट बिखेरते हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं 15 लाजवाब तस्वीरों में सिमटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरे का दूसरा दिन। तस्वीर नंबर 1। पीएम मोदी के चीन दौरे का दूसरा दिन रहा बीजिंग के नाम। बीजिंग में जहां भी प्रधानमंत्री गए, दिलचस्प तस्वीरों का एक पूरा सिलसिला बन गया। ताओ धर्म के मंदिर टेंपल ऑफ हेवन में प्रधानमंत्री पहुंचे थे योग और ताइची का संगम देखने, और यही नजर आई पीएम की चीन यात्रा की पहली सेल्फी। मुस्कुराते पीएम ने मोबाइल निकाला और झटपट तैयार हो गई एक शानदार सेल्फी। तस्वीर नंबर 2। टेंपल ऑफ हेवन चीन के मुख्य धर्म ताओ का एक प्रमुख केंद्र है। 15वीं सदी में बने इस मंदिर में सैकड़ों बच्चों ने सफेद कपड़ों में एक साथ योग कर अद्भुत नजारा बना दिया। तस्वीर नंबर 3। जैसे जैसे योग का ये नजारा आगे बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री के चेहरे की भाव भंगिमा भी बदल रही थी। पीएम मोदी के चेहरे पर छिटके जज्बात बता रहे थे कि योग का ऐसा प्रसार देखकर वो काफी खुश हैं। योग और ताइची का ये संगम देखकर प्रधानमंत्री मोदी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके। तस्वीर नंबर 4। 667 एकड़ में फैले टेंपल ऑफ हेवन में जैसे ही योग का कार्यक्रम खत्म हुआ, बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने को आतुर नजर आए। हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता था, मोदी को छू लेना चाहता था, मानो योग के साथ योग की सबसे बड़ी वकालत करने वाले प्रधानमंत्री से कुछ सबक सीखना चाहता हो। तस्वीर नंबर 5। प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था के केंद्र के बीच बच्चों से प्यार का रिश्ता बखूबी कायम किया। बच्चों के साथ मोदी अक्सर बेहद सहज नजर आते हैं और ऐसे नजारे टेंपल ऑफ हेवन में खूब दिखाई दिए। प्रधानमंत्री बाकायदा झुककर बच्चों से गुफ्तगू करते, उनकी बात को ध्यान से सुनते दिखे। तस्वीर नंबर 6। ऐसा भी नहीं कि पीएम ने सेल्फी ही खींची हो, वहां मौजूद फोटोग्राफर को भी मोदी ने निराश नहीं किया। तमाम बच्चों के साथ प्रधानमंत्री ने जमकर तस्वीरें खिंचवाईं। तस्वीर नंबर 7। कुछ बच्चों के साथ प्रधानमंत्री ने खुद सेल्फी खिंचाई तो कुछ पीएम से किसी करीबी की तरह रिश्ता कायम करते हुए बाकायदा थोड़ी जोर आजमाइश के साथ सेल्फी में दिलचस्पी दिखाते नजर आए। पीएम के कंधों से करीब करीब लटकती इस लड़की को भी प्रधानमंत्री ने मायूस नहीं किया और पोज दे ही दिया। तस्वीर नंबर 8। अगर प्रधानमंत्री ने सेल्फी खींची तो उनके नतीजे भी बच्चों के साथ साझा किए। जैसे ही पीएम मोदी कोई तस्वीर क्लिक करते थे, वो उसका रिजल्ट भी साथ में बच्चों को दिखा देते थे। तस्वीर नंबर 9। बच्चों के साथ बातचीत और तस्वीरों के राउंड के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे टेंपल ऑफ हेवन के भीतर। 1420 में मिंग राजवंश के दौरान बना ये मंदिर ताओ धर्म के मानने वालों के लिए अगाध आस्था का केंद्र है। पीएम ने यहाँ की वास्तुकला का जायजा लिया और उससे खासे प्रभावित भी नजर आए। तस्वीर नंबर 10। टेंपल ऑफ हेवन के बारे में पीएम मोदी को खुद चीनी प्रधानमंत्री ली केचियांग ने जानकारी दी। जितनी देर तक मोदी मंदिर में रहे, वो मंदिर से जुड़ी तमाम बातें पीएम मोदी को बताते नजर आए और प्रधानमंत्री ने भी ली का आभार जताते हुए ट्विटर पर यह तस्वीर पोस्ट कर दी।
It's selfie time. Thanks, Premier League. तस्वीर नंबर 11। प्रधानमंत्री मोदी जब सवेरे चीनी प्रधानमंत्री ली केचियांग से मुलाकात करने पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रेड कारपेट पर मोदी ने चीनी सैनिकों से सलामी ली। तस्वीर नंबर 12। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा का ऐतिहासिक लम्हा तब आया जब दोनों देशों के बीच करीब 65,000 करोड़ के 24 समझौतों पर मुहर लग गई। पीएम मोदी और ली केचियांग के बीच सीमा विवाद से लेकर मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन और अंतरिक्ष तक हर मुद्दे पर बात हुई। तस्वीर नंबर 13। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां उन्होंने पर्यटकों के लिए खासी लुभावनी योजना का ऐलान करते हुए ई वीजा को इजाजत दे दी। यहां छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत चीनी भाषा में की, जिस पर काफी देर तक तालियां बजती रहीं। चुमिंगदा छिंगहवा ताशवे नीमान चुएद वोशुआ चुंगवान खाइबु खाई। तस्वीर नंबर 14। दूसरे दिन का कार्यक्रम खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी चीन की कारोबारी राजधानी माने जाने वाले शहर शंघाई रवाना हुए। तस्वीर नंबर 15। शंघाई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया वन से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले, नजारा हैरान करने वाला था। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगे और होठों पर चीनी भाषा में स्वागत गीत। शियान की तरह शंघाई में भी एक छोटी बच्ची ने ही पीएम को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। लेकिन दुनिया भर में आज चर्चा हो रही है कि कैसे चीन की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक साफ और कड़ा संदेश दिया। ये संदेश इस बात का कि अगर दोस्ती की डगर पर आगे बढ़ना है, अगर एक दूसरे का हाथ थामना है, तो सरहद से लेकर बाकी जगहों पर जिम्मेदारी दिखानी होगी, परिपक्वता दिखानी होगी। और तभी ड्रैगन और शेर एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और तभी चीन और भारत की जनसंख्या जितनी बड़ी है, जो दुनिया की 1/3 मानवता है, इसकी जिंदगी में बेहतरी लाने के बारे में ईमानदारी से सोचा जा सकता है। भारत और चीन, ड्रैगन और शेर, एक में आग तो दूसरे में दहाड़, एक का आकार तो दूसरे का प्रहार। क्या ड्रैगन और शेर की दोस्ती मुमकिन है? क्या दोनों साथ आकर दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन ही नहीं, पूरी दुनिया को साफ संदेश, हाँ ये मुमकिन है, बशर्ते हम आपसी रिश्तों में गड़े सारे कांटे निकाल फेंकें। We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues. शायद ये पहली बार था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की जमीन पर चीन को इतने साफ लफ्जों में कहा कि उसे उन तमाम मुद्दों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है जो दोनों देशों के रिश्तों को सालों पीछे ढकेल देते हैं। आइए देखते हैं आखिर पीएम मोदी ने किन कांटों को दोनों देशों के बीच से निकालने की कोशिश की है। भारत और चीन के बीच विवादों की जड़ में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात सीमा विवाद की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी। 1962 के युद्ध विराम से ही विवाद में है वास्तविक नियंत्रण रेखा। 4056 किलोमीटर लंबी यह काल्पनिक रेखा भारत और चीन को बांटती है। वहीं 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल से छूती हुई है ये रेखा। अक्सर इसे लांघ कर चीनी फौजी अरुणाचल प्रदेश में घुस आते हैं। दूसरा विवाद है, चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, भारत लगातार इसे खारिज करता रहा है। 18 दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। फिर है तीसरा विवाद। यह तीसरा विवाद क्या है? स्टेपल वीजा।
चीन अरुणाचल के लोगों को सामान्य नहीं स्टेपल वीजा यानी नत्थी वीजा देता है। इसी को लेकर भारत को एतराज है। भारत की नजर में स्टेपल वीजा बेहद अपमानजनक है। फिर है अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन पर भी चीन अपने दावे करता है। 1962 में हुई जंग में भारत का यह हिस्सा चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। भारत का साफ कहना है कि यह लद्दाख का हिस्सा है, तो चीन इसे अपना होतान राज्य का हिस्सा बताता है। फिर आता है पांचवां विवाद की जड़ में क्या है, पीओके में चीन क्यों। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदगी जो है हमेशा से नजर आती है। बाकायदा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है चीन पीओके में पाकिस्तान के लिए सड़कें बना रहा है और पीओके से चलते हैं पाक के आतंकी अड्डे। जाहिर है भारत और चीन के बीच बातचीत की मेज पर ये तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इन मुद्दों को सुलझाने की एक नई कोशिश, एक नया प्रयास शुरू करने में मददगार हो सकता है। A shadow of uncertainty always hangs over the sensitive areas of border region. It is because neither side knows where the line of actual control is in this area. That is why I have proposed resume the process of clarifying it. We can do this without prejudice to our position on the boundary question. खास बात यह है कि पहली बार चीन के समक्ष हिंदुस्तान का कद दिखा, हमारा स्वर सुनाई दिया और इन मुद्दों को सुलझाने का दृढ़ निश्चय दिखा। इसी के बाद न सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए चीन ने नाथुला दर्रा खोल दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की नई लकीर भी खींची। जल्द ही चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन भारत आएंगे। चीन ने भारत के रक्षा मंत्री को भी वहां आने का न्योता दिया। चीन और भारत के सेना मुख्यालयों के बीच सीधी हॉटलाइन भी जल्द शुरू होगी। दोनों देश सीमा के हर सेक्टर में बॉर्डर पर्सनल मीट के लिए पॉइंट तय करेंगे। सीमा पर शांति दोनों देशों के विकास की गारंटी है, लिहाजा सरहद पर शांति बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय होंगे। चीन और भारत ने आपदा राहत में भी साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है। चीन के रास्ते भारत आने वाली नदियों में पानी के बहाव के विवाद को भी सुलझाने की कोशिश हुई। अब चीन भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को चीनी नेतृत्व भी एक मौके के तौर पर देख रहा है। चीन पहले ही समुद्री सीमा विवाद में अपने पड़ोसियों के साथ उलझा हुआ है। ऐसे में भारत जैसे अहम सहयोगी के साथ 4500 किलोमीटर की अनसुलझी सीमा को जल्द से जल्द सुलझाना चीन की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत और चीन के साझा बयान में भी इसी उज्जवल भविष्य की झलक दिखती है। दोनों देशों ने साफ कहा कि हमारे बीच मतभेद जरूर हैं, लेकिन समानताएं कहीं ज्यादा हैं। यही समानताएं दोनों देशों को करीब लाएंगी। सुमित अवस्थी, बीजिंग, IBN 7। चीन यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। 600 साल पुराना, सैकड़ों एकड़ में फैला ये मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। टेम्पल ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का मंदिर, या ऐसी जन्नत जहां खुद प्रभु मिले। चीन के बीजिंग में 667 एकड़ में फैला यह अद्वितीय, अद्भुत और अभूतपूर्व स्मारक चीन का गर्व है। टेम्पल ऑफ हेवन पीएम मोदी की चीन यात्रा का अहम पड़ाव। ताओ धर्म का यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे भव्य पंथ वास्तुकला के लिए जाना जाता है। धर्म और ध्यान के लिहाज से इसे सबसे बेहतरीन जगह का दर्जा हासिल है। इस मंदिर को धरती और स्वर्ग के बीच के रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान के मंदिर में पीएम ने योग और ताई ची का अनोखा मिलन देखा। एक ओर भारतीय योग तो दूसरी ओर चीन के ताई ची की ध्यान भंगिमा, अनोखा नजारा। आध्यात्मिक गतिविधि और साथ साथ शरीर के संतुलन की गतिविधि, और दूसरी तरफ योगा का निदर्शन। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टेम्पल ऑफ हेवन 1420 में मिंग राजवंश के दौर में बनवाया गया, जबकि इसका विस्तार किया किंग राजवंश ने। दोनों राजवंश इस मंदिर में अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते थे। 1911 में इस मंदिर में लोगों के आने पर रोक लगा दी गई, लेकिन 1918 में इसके दरवाजे फिर खुल गए।
इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में कुल 600 कमरे और 92 प्राचीन इमारतें हैं। इसकी वास्तुकला और लेआउट प्रतीकों और अंक ज्योतिष पर आधारित है। पहली गोलाकार इमारत हॉल ऑफ प्रेयर सिर्फ लकड़ी से बनी है। यहाँ अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है, जबकि दूसरी गोलाकार इमारत को इंपीरियल वॉल्ट ऑफ हेवन कहा जाता है। वहीं तीसरी इमारत सर्कुलर माउंट ऑल्टर है। ये भी मार्बल चबूतरे पर बनी है और यहाँ ड्रैगन बने हुए हैं। इसे हार्ट ऑफ हेवन कहा जाता है। यहाँ अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना की जाती थी। पीएम मोदी ने मंदिर की बनावट को बारीकी से देखा। विश्व मानसिक तनाव से गुजर रहा है। फ्रस्ट्रेशन ये हर पीढ़ी का जैसे मानो एक शब्द बन गया है। दुनिया के हर भूभाग की चिंता का विषय बना है। तो उस समस्या से मुक्ति का मार्ग है योग। अपनी इस चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बीजिंग में उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने जून से नाथुला दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कैलाश मानसरोवर, दूर दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर के बीच वो पवित्र स्थल जहां महादेव स्वयं विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है जो ब्रह्मांड की धुरी है। 22,028 फीट ऊंचा पिरामिड जैसा पर्वत जो साल भर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहता है। इसीलिए हिमालय में स्थित इस शिवधाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अब तक मुख्य रूप से 2 रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड और लिपुलेख से है, दूसरा रास्ता नेपाल से है। इन दुर्गम रास्तों में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जून से नाथुला दर्रे से खुल रहे नए रास्ते से कार से या फिर छोटी बड़ी गाड़ियों से सीधे मानसरोवर और कैलाश पर्वत तक पहुंचा जा सकेगा। The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. कार से होने वाला ये सफर बहुत आसान रहेगा। बारिश और बर्फबारी के मौसम में भी ये रास्ता खुला रहेगा। इस आसान सफर में श्रद्धालु पहले दिल्ली से सिक्किम पहुंचेंगे, सिक्किम के नाथुला दर्रे से चीन में दाखिल होंगे, फिर शानदार सड़क सीधे पहुंचा देगी सागा। सागा के बाद अगला पड़ाव है दार्चेन यानी कैलाश मानसरोवर। विदेश मंत्रालय जून से शुरू हो रही यात्रा की तैयारी पूरी कर चुका है। 5 groups of Indian pilgrims composed of 50 each going through the Nathula Pass to Kailash Mansarovar. पुराने रास्ते के मुकाबले नए रास्ते में कई सहूलियतें हैं। पुराने रास्ते से कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए दुर्गम पैदल सफर था, अब कार से आरामदेह सफर है। पहले 22 से 27 दिन लगते थे, अब सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। पहले 19,500 फुट की चढ़ाई थी, अब सपाट सड़क मिलेगी। पुराने रास्ते से 18 के बैच में 1,000 यात्री जाते हैं, नए रास्ते से 5 के बैच में करीब 250 यात्री जाएंगे। आगे चलकर नए रास्ते से भी ज्यादा यात्री जाने लगेंगे। फोन इस्तेमाल करने वालों को बार बार होने वाली कॉल ड्रॉप की समस्या से जल्द शायद निजात मिल सके।
लेकिन अगर मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ अभियान चलेगा और दुष्प्रचार होगा तो ये समस्या बरकरार रहेगी। ये कहना है दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक देश में मोबाइल टावरों के लगाने के खिलाफ अभियान चलेगा और जब तक लोग टावर नहीं लगने देंगे तब तक कॉल ड्रॉप की समस्या को रोकना संभव नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर लोग टावर नहीं लगाने देंगे तो कॉल ड्रॉप होते रहेंगे और टावर नहीं लगाने के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो गलत है। बहुत साफ साफ सीएनबीसी को के मंच से कहना है, अगर लोग टावर नहीं लगाने देंगे तो कॉल ड्रॉप होगा और टावर नहीं लगाने के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो गलत है। और ये मैं देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में लोगों को बताना चाहता हूं। क्या रेडिएशन का एक मिनट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की 30 रिपोर्ट का अध्ययन किया है और कहने के बाद बताया है कि इस रेडिएशन से कोई हानि नहीं होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक दो और हाईकोर्ट ने इस पर पीआईएल एंटरटेन किया, अप्लाई किया, कहा कि ये विषय पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैंने स्वयं आईआईटी के प्रोफेसर से कंसल्ट किया है और मैं इसमें मेरा बहुत ओपन माइंड है कि अगर किसी के पास कोई क्लियर एविडेंस हो तो मुझे बताएं। आपको बता दें, रेडिएशन के व्यापक उसके लिए स्टडी के लिए ऑलरेडी भारत का साइंस विभाग काम कर रहा है हमारे सहयोग से। लेकिन आप एक बात समझिए और ये बहुत जरूरी है, आप टीवी ऑन करेंगे आपको हल्का रेडिएशन लगता है, आप टेरलिन का कपड़ा पहनेंगे आपको रेडिएशन लगता है, आप जाएंगे अपने एक्सरे के लिए आपको रेडिएशन लगेगा। वो हानिकारक है कि नहीं ये इशू है। टावर हानिकारक नहीं है। क्या अमेरिका में टावर है नहीं? यूरोप में टावर है कि नहीं? वहां तो टेलीडेंसिटी हमसे अधिक है। तो हिंदुस्तान में एकाएक ये जो कैंपेन चल रहा है इसे मैं ठीक नहीं मानता। टावर हानिकारक नहीं है और ये कह रहे हैं देश के टेलीकॉम मंत्री। इंडिया 9 बजे में आज